बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहर बानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। परेशानियां भी जिंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा वक्त आ जाता है। मुझे लगा शायद कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं, हम आ गए। बिल्कुल, ये भी एक बात है, घबराने की जरूरत नहीं, हम वीकेंड के बाद आ गए। बताएं कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड यार बड़ा मिक्स, जरा कुछ काम थे वो करने पड़ गए। अच्छा। और कुछ काम जो बहुत जरूरी थे वो नहीं भी किए मैंने बिकॉज ऑफ सुस्ती। और वो सुस्ती की एक वजह बनता है, एक छुट्टी तो उसकी बनती है। बुनियादी वजह है। और बुनियादी वजह ये है कि एक तो नहीं, मौसम नहीं, एक तो कंफर्म नहीं हुआ, जैसे आप भी बात कर रही थी कि लॉकडाउन खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। कंफर्म नहीं हो रहा वो था। कंफर्म नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि लाहौर में कुछ एरियाज में कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा शिद्दत से जारी है इस वक्त कि वहाँ पर ट्रैफिक इतना शदीद हो चुका है कि आप कहते हो कि यार मैं घर से ना ही निकलूं। और वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और वैसे इसी तरह का एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना था मैंने। बड़ा है ना, खूबसूरती भी तो अपनी अपनी आप मिसाल है, बागों का शहर है। बागों का शहर स्मोग आ गई होता तो था, बागों का शहर लाहौर भी अब काहे का बागों का शहर, अब स्मॉग का शहर, अब धूल मिट्टी का शहर रह गया। और बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। पब्लिक सर्विस मैसेज क्या देना आपने? पब्लिक सर्विस मैसेज ये था जी कि खुदारा सुबह सवेरे जब आप अपने दफ्तरों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जा रहे होते हैं या वैसे भी नॉर्मल रूटीन में आप सड़क पर होते हैं तो अपनी लेन को फॉलो किया करें। ट्रैफिक की इतनी शदीद हमारे स्पेशली लाहौर में इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आप किसी एक लाइन में आप फंस जाएं तो आपके फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा जाया। और मुझे तो लगता था एमरजेंसी में जा रहे होते हैं। थोड़ा ये जो ट्रैफिक रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करने का सिस्टम है ये बाकी शहरों से बेहतर है, लेकिन हाँ ट्रैफिक का इशू यहाँ पर नहीं। अब तो लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है ना, लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है जी। और बिलखसूस सड़कों पर अब तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक नजर आती है। तो खुदारा आप 2-4 मिनट पहले घर से निकल आए अपने वक्त को देखते हुए, आप टाइम पर ही पहुंचेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप सब लोग सिर्फ अपनी लेन पर रहें, अपनी लेन फॉलो करें, आराम सुकून से, कोई नहीं फंसेगा, सब अपनी अपनी जगह पर टाइम से पहुंच जाएं। सी बात है कि आपको अपनी लेन फॉलो करनी चाहिए। हमारी इतनी जल्दी है लोगों को कि बाइक वाला रिक्शे में फंस रहा है, रिक्शे वाला गाड़ी में फंस रहा है, गाड़ी वाला बस में फंस रहा है। बहरहाल जी ऐसे ही एग्जैक्टली। और इसको ये भी कहते हैं ना कि अपनी लेन में रहें, उसको अगर उर्दू में करेंगे तो वो ऐसे होता है कि आप अपनी औकात में रहें। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो जी प्रोग्राम में अब अच्छी बात शामिल करते हैं। और अमरीकी मुफक्किर और अदीब मार्क ट्वेन की बड़ी ही खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि मेहरबानी ऐसी जुबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे पढ़ सकते हैं। इसी हवाले से एक शेर भी है और अर्ज करूं? जी जी जरूर। शेर ये है कि जी करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात, बहुत अच्छा शेर आपने याद किया। बिल्कुल जी, याद किया मैंने, बहुत अच्छी बात है। ये भी आपने बोल दिया। बड़ा मुश्किल है याद करना। इम्तिहान दिए वैसे ऐसा हो गया, तब रट्टा मारते थे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं नाज़रीन कि दुनिया भर में आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। इसी हवाले से हमने ये अच्छी बात भी शामिल की। और वर्ल्ड काइंडनेस डे चूंकि आज मनाया जा रहा है, इसका मकसद लोगों को एक दूसरे की मदद करने पर रागिब करना और दूसरों के लिए नेक जज्बात रखने की तरगीब देना है। इस दिन को मनाने का आगाज 13 नवंबर 1998 को टोक्यो में हुआ, जब वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट की बुनियाद रखी गई। आज के दौर में जब मुआशरा इंतहा और शिद्दत पसंदी के मनफी रुझानात के अलावा समाजी और इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, नेकी के कामों, मेहरबानी और रहमदिली के जज्बों को फरोग देने की मजीद जरूरत पड़ जाती है। इस वक्त फलस्तीन में जो कुछ बिलखसूस हो रहा है और फलस्तीनियों को जिस बेदर्दी से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें उम्मत मुस्लिमा की हमदर्दी की अशद जरूरत है। अगर इस मुश्किल वक्त में उम्मत मुस्लिमा इनसे सिर्फ हमदर्दी का ही इजहार कर दे तो इनके हौसले मजीद बुलंद हो सकते हैं। बिल्कुल, और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए और उनकी हमदर्दी के लिए जज्बात को उभारें और उनके लिए आवाज़ उठाएं और हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करेंगे तो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खून से होली खेला जारी है। गाज़ा पर आग और बारूद की बारिश जारी है। अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 27,000 से बढ़ गई है। गाज़ा का तामीराती ढांचा बड़ी हद तक तबाह हो चुका है और सेहोनी बर्बरियत का जो रुख है वो अस्पतालों, मुहाजिर कैंपों और इनखला करने वाले काफिलों की जानिब है। इसराइली फौज ने गाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स को घेरे में ले लिया है। सर्जिकल ऑपरेशन रुक चुके हैं, अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील हो रहे हैं। शिफा अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ऑक्सीजन न मिलने पर
3 नामालूम जाँ बहक हो गए हैं और 35 बच्चों की अमवात का खदशा है। अस्पतालों से इनखला करने वालों को स्नाइपर से निशाना बनाया जा रहा है। जख्मियों को उठाने की इजाजत तक नहीं और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को जमीन पर जहन्नुम से तशबीह दे दी है, मगर सैहोनी रियासत की हठधर्मी जारी है। नेतन्याहू कहते हैं कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे और पूरी ताकत के साथ हमले जारी रखेंगे। पिछले 24 घंटे की सूरत हाल जो गाजा में थी वो रिपोर्ट में आपने देखी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। सर, इसराइली बर्बरियत का जो सिलसिला है वो जारी है। अरब लीग और OIC के गैर मामूली इजलास हमने देखे, वो हुए। इजलासों में शदीद गम और गुस्सा भी देखा गया, मगर इसराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया हमें तकसीम नजर आ रही है। कोई वाज़े तौर पर हल नजर नहीं आया, नाकाम नजर आए हैं। इसकी नाकामी की क्या वजह है? जी, ये जो किस्सा है ये आमदन गुफ्तन बर्खास्तन जैसे पहले होता रहा OIC का, उसी तरह इस दफ़ा भी हुआ। और मैंने कई चैनल्स पर 10 तारीख को 9 तारीख को बताया कि इस OIC में से वही नताइज निकलेंगे जो इससे पहले निकलते आ रहे हैं। और एक मिसाल दे देता हूँ उसकी मैं, कि जब 2019 में तल अवीव से दारुल खिलाफा इजराइल का और अमेरिका का और 4-5 दूसरे ममालिक का जब वहाँ से मुंतकिल हो रहा था यरूशलेम में, तो उस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी थी कि मक़बूजा इलाके में आप दारुल खिलाफा वो करें, अपना मुंतकिल करें। उस वक्त ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन बुलाया गया था 31 मई 2019 को। उसमें भी मिलते जुलते अल्फाज में मजम्मत की गई थी और उसमें भी बड़े भारी अल्फाज में कहा गया था कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो 242 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत खाली की जाए, 1967 में जो ऑक्यूपाई की गई थी। और उसमें कहा गया था बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कि अल-कुद्स और अल-शर्क़ को एक कैपिटल का दर्जा हासिल है, इसराइल को इससे निकल जाना चाहिए और इसराइल के सारे मामला जो कब्जे वाली हरकतें हैं उसको नल एंड वाइट होना चाहिए। मेरा मकसद कहने का ये है कि उन्होंने उस वक्त 3-4 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हवाले भी दिए थे 2019 में, और साथ में मजम्मत भी की थी, और साथ में विड्रॉल गोलान हाइट से भी कहा था कि आप कर जाओ, लेकिन गोलान हाइट से भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया बल्कि मजीद रिकॉग्नाइज कर लिया अमेरिका ने। तो इस दफा क्या हुआ? इस दफा उन्होंने तल अवीव के उसी क्लेम को रिजेक्ट किया है। इस दफा भी उन्होंने इस जितने भी देखें जो इम्प्लीमेंटिंग उसके टूल्स थे OIC के, पहले तो OIC के बारे में बताऊं कि है क्या चीज, ये बस आधे मिनट में। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बनाया गया, उसके चैप्टर 8 के तहत। इसी तरह बाकी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और OIC के अपने ही चार्टर के आर्टिकल 1 में फ़लस्तीन के बारे में निहायत वाज़ेह तरीके से बयान किया गया है कि फ़लस्तीन के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे और फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा जो है अल-शर्क़ अल-कुद्स में होगा, यरूशलेम में। और उसके बाद उसमें जो उसके चार्टर के पहले ही में उसमें दिया हुआ है कि एक और फ़लस्तीन डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा इसमें OIC में, जो कि हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करेगा। और डॉक्टर साहब, वैसे जो इजलास हुआ ये OIC और अरब लीग का एक जॉइंट समिट थी, और हमने जैसे कि अभी शहरबानो ने भी बताया कि कोई मुस्लिम उम्मा मुनकसिम नजर आई है, कोई वाज़ेह डिसीजन नहीं लिया गया, बल्कि जिम्मेदारी दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल पे डाल दी गई है कि वहाँ से कोई डिसाइसिव डिसीजन हो। तो ये अब दोबारा से मामला नए सिरे से शुरू होगा, मसला जल्दी हल होता नजर नहीं आता। नहीं, ये तो टाल मटोल वाली बात है ना। ये तो जो पहली बात यह है कि अपने घर में जो फैसला कर सकते थे 57 ममालिक, जिस मकसद के लिए मैं आपको बता रहा था ना अभी कि ये OIC क्यों बनी थी और उसके क्या राज़ो मकासद है। पहली तो बात यह है कि ये 34 दिन के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन कॉल की गई, जबकि लोग वहां डेली के डेली कई अफराद सैकड़ों के हिसाब से डेली शहीद हो रहे थे। और आपने अपनी रिपोर्ट में बताया किस तरह बच्चे, मासूम बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तो उस तमाम को तो उनकी आंखों के सामने था। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन आर्टिकल 9 के तहत उसका मकसद यही है कि आप 24-48 घंटे में बुलाएं, जब 7 तारीख के बाद ये बारिश, आग और खून की
जब होली खेली जानी शुरू हुई तो उसके बाद उनको बुलाना चाहिए था। पहले तो यह है कि ये इंतजार किया, वो मैं कह रहा था कि अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, जी हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, उसमें कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जो इम्प्लीमेंटिंग जिसमें हो सके। कोई 10 ममालिक ने कहा कि भाई कुछ अगर नहीं करते हो तो आप जो सैंक्शन की इजाजत है दुनिया में मल्टीलैटरल लेवल पर, जो ओआईसी एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, तो उस पर सैंक्शन लगा दें, उनके मसनूआत पे सैंक्शन लगा दें। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं करने लगी थी कि इस्लामी मुल्क मगरिब से तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद की जाए, मगर वो खुद ना तो इसराइल का बायकॉट कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, ना तेल की बंदिश चाहते हैं, ना ही सिफारती ताल्लुकात तोड़ना चाहते हैं। मुस्लिम मुल्क सोच क्या रहे हैं? ये किस किस्म की पॉलिसी है? नहीं, तो ये तो साफ जाहिर हो गया ना कि ये सहमे ये डरे जिनका कि पूरे का पूरा इंटरेस्ट है वेस्टर्न मगरबी दुनिया में इन हुक्मरानों का, तो वो किस तरह फैसला कर सकते हैं? हुक्मरानों के दिल जो है वो धड़कते हैं मगरब के साथ, उनके अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। तो ये तो आपने देख लिया ना 2011 में कि क्या होता है। फिर इन्हें उस वक्त पता पड़ेगा, ये 57 ममालिक के सरबराहान को, जब इनकी कुर्सियां मुतजलजल होना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा कि तुनीसिया से आग भड़की और कहां फैल गई। इस दफा तो खुदा ना खास्ता ये, और अब इस दफा तो पूरी दुनिया में हो रहा है ना। देखें, जो हमारे यहूदी लोग हैं वो हमसे ज्यादा, आप इनके ओआईसी के अल्फाज इस्तेमाल देखें, और जो यहूदी वॉइसेस हैं, जो जूस वॉइसेस, वो कितना कंडेम कर। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सरापा एहतजाज हैं, हम लोग मुस्लिम ममालिक में भी देख रहे हैं, तो अवाम सरापा एहतजाज हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, अवाम में शदीद गम और गुस्सा है, तो क्या लगता है आपको कि दोबारा से अरब स्प्रिंग वाली कोई सूरत हाल बन सकती है? देखें, इसीलिए तो ये थोड़े खाइफ हैं, ये जो कंडमनेशन वगैरह भी हुई है इसी वजह से हुई है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा अंडर करंट्स है। और कैसे ये मामला मुमकिन हो सकता है, ये ओआईसी और मुस्लिम ममालिक के जो करना चाहिए नहीं कर सके, मालूम हो गया हमें क्या वजह है, ये भी अंदाजा हो गया क्या वजह है। और जब तारीखदान जब इस पे तारीख लिखेगा तो बड़ी भयानक तारीख लिखेगा इस मामले में कि क्या हो रहा था और हमने क्या किया। वो कहते हैं ना कि हर दौर में अभी इनको कंट्रोल किया जा रहा है, तमाम अथॉरिटेरियन कंट्री में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है कि इनको हुक्मरानी को नुक्ताचीनी करें। लेकिन वो कहते हैं कि तारीख जब लिखी जाएगी तो कितना भी उसको दबा लें, वो कहते हैं कि हर दौर में इशारा-ए अबरूए शाह पर कल के मौर्रिखीन झुके हैं हुजूर में, आज झुक रहे हैं वो। तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुस्सतूर में। ये भयानक तारीख जो रकम हो रही है, ये हमें खून के आंसू रुलाती रहेगी हमेशा, और हम खुद इस तारीख पर हमारी आइंदा आने वाली नस्लें वो पुकार कर पूछेंगी कि इससे सख्ती ये बिलकती मुस्लिम उम्मा के वो अफराद फलस्तीन में जो कि ढेरों साहब, हमने मुस्लिम उम्मा का जो ओवरऑल किरदार है उसका तो जायजा लिया है, आपने इन डिटेल उस पर अपना तज्जिया भी दिया है। अमेरिका के रोल को आप किस तरह से देखते हैं ये बताइएगा, क्योंकि उसकी भी दोहरी पॉलिसी सामने नजर आती है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ ही उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने एक बयान जारी किया और दो बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि यूएस विल नॉट एक्सेप्ट इजरायली रीऑक्यूपेशन ऑफ गजा एंड यूएस विल अपोज दी फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर टेरिटरी। तो ये दो बड़े अहम नुकात हैं, लेकिन इन्हीं की खिलाफ वर्जी भी हम देख रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ठीक है। अगर उनको इतना फिक्र होती तो वह कॉपी करने के लिए क्यों देते, इतनी फिक्र होती तो कंडेम क्यों नहीं करते अमेरिकन खास तौर पे उनके हुक्मरान। अमेरिकन तो बहुत निकल रहे हैं रैलीज लेके, पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन जब तक उनके हुक्मरानों का इंटरेस्ट इजराइल के साथ, और वो क्यों है, अगर आपके पास आधा मिनट है तो मैं बता देता हूं कि वो क्यों है। कि जो वहाँ सहूनी लॉबी है, सहूनी लॉबी, जब वहाँ कोई कांग्रेस मेंबर कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन तो उससे कमिटमेंट करा लेते हैं साइन फॉर्म पे, रिटन फॉर्म पर, और वो जो कांग्रेस मेंबर हैं वो उनका साथ देते हैं प्रेसिडेंट समेत। तो ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। ये 5 जो मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर, 2 को निकाल के रशिया चाइना को 3 परमानेंट मेंबर्स जो हैं उन पर काफी सहूनी लॉबी हावी है। तो जब तक उनके बॉटम्स अप प्रेशर, जिसको कहते हैं पब्लिक प्रेशर, बहुत ज्यादा नहीं होएगा, उस वक्त तक इस
पे उम्मीद नहीं की जा सकती। और आगे मंजरनामा मैं बता दूं, रिकॉर्ड पे रख लीजिए कि ये गाजा को अब जो इस वक्त 4-5 अस्पताल रह गए हैं उसमें सिसक के लोगों को मरने दे रहे हैं, निकालने नहीं दे रहे हैं, आपने रिपोर्ट बताया। लेकिन गाजा पे उन्होंने कह दिया है कि मिलिट्री कब्जा हमारा होगा। नेतन्याहू ने कल भी परसों भी बात कर दी। गाजा पे ये कब्जा करने के बाद वही बात होगी जो 1897 में ग्रेटर इजराइल की बुनियाद रखी गई थी स्विट्जरलैंड में तहरीक की तरफ से, जिसकी वजह से इजराइल बना और जिसकी वजह से अब मजीद एक्सपेंशन हो रही है ग्रेटर इजराइल की। ये इब्राहिम अकॉर्ड भी चलेगा, ये और फैलेगा, ये चीजें और फैलेंगी। लिहाजा हमें अकल के नाखून लेने चाहिए कि ये आगे जाके जो होने वाला है वो 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न ये सिलसिला शुरू होगा, फिर रुकेगा नहीं किसी भी मुल्क पर, किसी भी उस पर। तो इस लिहाज से हम अगर शतुर्मुर्ग की तरह अपने आप के रेत में मुंह दबा के बैठ जाएं, मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, 57 ममालिक की बात कर रहा हूँ, तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा। उससे बाकी तो दुनिया के जितने ममालिक हैं उसमें दर्दे दिल रखने वाले इंसानियत सोच लोग वो तो आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल आवाज उठाई जा रही है और अमेरिका में एहतजाज किया जा रहा है। उसमें जो यहूदी हैं वो एहतजाज में बाकायदा तौर पर शामिल हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों का परचम बुलंद कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम उम्मा इसी तरह खामोश बैठी रही तो मामलात मजीद ख़राब होंगे और ये आग जो है वो अपने घरों तक भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने और बेहतरीन तज्जिया दिया जो करंट सिचुएशन है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया की और स्पेशली गाजा में जो सब कुछ हो रहा है उस पर एक तफसीली उन्होंने जो बताया अपने तज्जिए में। और हम मज़ीद जो ज़रूरी स्टोरीज़ हैं, जो ज़रूरी कहानियाँ हैं, कुछ दिलचस्प कहानियाँ भी हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपका भी जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासत की। तो इलेक्शन में 3 माह से भी कम वक्त रह गया है। सियासी गहमा गहमी में इजाफा देखने में आ रहा है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने इत्तेहादियों में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। नून लीग ने पंजाब को छोड़कर सिंध और बलोचिस्तान को टारगेट कर लिया है और दोनों सूबों में ग्रैंड अलायंस के लिए सरगर्म है। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की कोशिशें जारी हैं। एमक्यूएम के बाद फंक्शनल लीग से भी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में भी बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ कोयटा जा रहे हैं जहां वो अहम शख्सियात जो है नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। ये इत्तलात आ रही हैं, नवाज शरीफ उनसे मिलेंगे। और इसके अलावा एक और दिलचस्प कहानी ये है कि जी आजकल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है पीटीआई के जो है वो पंछियों का आशियाना बनी हुई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इस पर तज्जिया ले लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। सबसे पहले तो हमने पिछले दिनों में देखा कि एक बड़ा इत्तेहाद सामने आया नून लीग का और एमक्यूएम का। इस इत्तेहाद को एक तो आप देखते कैसे हैं, दूसरा अगर हम नून लीग और एमक्यूएम की तारीख देखें तो दोनों के दरमियान जो इत्तेहाद रहा है वो ज़्यादा देर नहीं कायम रह सका। दोनों जमातों के दरमियान अब के इत्तेहाद में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है और क्या ये कायम रह पाएगा? एमक्यूएम के साथ किसके साथ ज्यादा पायदार रहा है ये आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। वो पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्गेस्ट टाइम में रहे, लेकिन उसके अंदर कितनी दफा 9-0 जाना पड़ा। रहमान मलिक मरहूम होते थे, सेनेटर वजीर दाखिला होते थे, वो हर तीसरे महीने वहीं पहुंचे हुए होते थे। अल्ताफ भाई के साथ वहीं बैठ के वो बात किया करते थे 9-0 पे उनके मरकज से। और फिर शर्तें, नए मुआहदे, नई गुफ्तगू, ये सिलसिला ज़ाहिर है वो एक छोटी जमात है एमक्यूएम, शहरी सिंध की बड़ी जमात है, तो उनका एक प्रेशर ज़ाहिर है वो डालते हैं अपने वोटरों के लिए। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ निभा करके देख लिया कि वो ना भी रहे पिछली दफ़ा और विफाक में पीटीआई के साथ रहे तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। पीएमएलएन के साथ इत्तफाक से अब ये जो 16 महीने इनकी हुकूमत में इकट्ठे रहे, इन्होंने उसी दौरान तय कर लिया था जो ख्वाजा साद रफीक कल कह रहे थे। मैं इसलिए इसको इंडोर्स बात को कर रहा हूँ कि 28 सितंबर को बशीर मेमन को जब नवाज शरीफ इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनर बनाया था तो मेरी उस दिन बात हुई थी। तो उन्होंने उस दिन कहा था कि एमक्यूएम, जीडीए और फंक्शनल लीग के साथ, जेयूआई के साथ हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और जरदारी साहब को कोशिश करेंगे कि एक टफ टाइम दिया जा सके। तो वो चीज़ें अपनी ज़ाहिरी शक्ल में आ गई हैं कि जो साद रफीक कह रहे थे कि हमने राब्ते छोड़े नहीं थे, हमारे मौजूद थे, अब उनको एक हतमी शक्ल दी जा रही है। जो आपने कहा ना स्टार्ट में पंजाब छोड़ के, पंजाब नहीं छोड़ा, पंजाब के अंदर उनकी पूरी टीम काम कर रही है पीएमएलएन की। परसों तरसों भी कुछ लोग जो जा चुके थे जिनको टिकटों की वजह से, कुछ को खुशाब से आसिफ भा थे, मनसब डोगर
मेंबर पाकपतन से वापस आए हैं, 4-5 लोग और लोगों की अब शमूलियत होनी है, क्योंकि वो अपना मोर्चा नहीं छोड़ रहे। उनकी पहली ख्वाहिश यही है कि पंजाब में वो बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ें। एक आधी सीट पे कहीं वो पीपल्स पार्टी को, मेरी तो ये राय है कि एडजस्ट करेंगे, जहां कायरा साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, परवेज अशरफ हैं, इन लोगों के साथ जिनके उनके मुस्तकिल राब्ते मौजूद रहे हैं, और वहाँ PMLN का बल्कि उनको जिताने में कामयाबी के लिए अच्छा हो सकता है कि वो बदले में कहीं ना कहीं फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद हैं पीपल्स पार्टी के, वो पहले भी जीतते रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे आप ये नहीं कह सकते कि वो इंतखाबी अलायंस होगा, वो सीट एडजस्टमेंट होगी। पंजाब में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर कल नवाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं, तो जो नून से निकाल के BAP बनाई गई थी, आधे से ज्यादा तो उनमें से लोग वापस आ रहे हैं कल, और जो बाकी रह जाएंगे वो BAP वाले, वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ नवाज शरीफ से मिलके इंतखाबी अलायंस अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें अब आप देख लें सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है इस वक्त, और वहाँ पे सरदार खालिद मक्सी हैं, ये अब भी गवर्नमेंट में इनके साथ मौजूद थे। जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी GDA की, कदूस बजिंजो को तो उन्होंने पार्टी की सरबराही से फारिग कर दिया और खालिद मक्सी आ गए। तो राब्ते बहुत तेजी से जारी हैं, और अगला मरहला हमें और आपको नजर आएगा KP के अंदर। जी राणा साहब, ये कहिएगा कि इत्तेहादियों के साथ जब इत्तेहाद बनाया जाता है तो वो किसी पॉलिटिकल जमात के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमने ये देखा इसका नुकसान भी बहरहाल ज़्यादा हो जाता है। कई बार PTI के बिलखसूस जब हम दौरे हुकूमत का जिक्र करते हैं तो उनके जो हुकूमत के आखिरी अयाम थे उसमें MQM से जो है उनकी खासी अनबन सामने आई, और फिर वो एक तरह से चेयरमैन PTI कहते थे कि हमें ब्लैकमेल किया जाता। देखें, जब भी कोई जमातें इकट्ठी हो जाएं और वो एक मखलूत हुकूमत बनाएं, फिर ये तो नहीं होता ब्लैकमेलिंग, फिर ये होता है कि आपको सियासी रवादारी का मुजाहरा करना होगा। आप तो अपनी पार्टी के लोगों से ही नहीं मिलते थे खान साहब, वो तो सबने बता दिया ना कि वो एजेंसीज के लोगों के साथ, उन्होंने खुद भी तकरीर की कि मुझे एजेंसी के लोगों से वोट लेने पड़ते थे। आप बने वो वजीर आजम इनके वोटों से, और फिर आप इनको धमकाएं, तो फिर वक्त आता है फिर सारे आपके साथ जवाब देते हैं, आपके अपने साथी भी देते हैं और दूसरे भी देते हैं। अगर आप एरोगेंट रहेंगे, देखें ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में भी यही बात होती थी कि शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे वो बहुत डिलीवर करते थे, लेकिन MPs के साथ उनका राब्ता बराह रास्त नहीं होता था। एक तो तादाद बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी हर डिवीजन के लिए सेक्रेटरीट में रखे हुए थे कि आप इनसे मिलें, काम कराएं। इसके बावजूद के काम बेपनाह किए, लोगों का शिकवा रहता था और वो नवाज शरीफ दूर करते थे। खान साहब के पास ऐसी कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं थी कि पंजाब का सूबा, जिनके बारे में मैं अब आपको वो फर्क होगी और इनके नाम आए, वहां बुज़दार साहब मौजूद हों और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा तेज लोग उनकी अपनी पार्टी में हों, ना तो उनको रास्ता मिलता था ना वास्ता था, और ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैसे वैसे सब कुछ होते थे। तो पॉलिटिकली मैनेजमेंट करने के लिए लोग होने चाहिए। अब आप देखें कि अयाज सादिक बलोचिस्तान में कर रहे हैं PMLN से, ख्वाजा साद रफीक कर रहे हैं MQM और बाकी पार्टियों के साथ, और ये सारे के सारे पंजाब में भी काम कर रहे हैं, मरकज में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी टीम बनाई हुई है। खान साहब के पास अगर हम गिनते हैं तो वो थे असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, और फिर सब ये बाहर आके कहते थे हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, कैबिनेट में होने के बावजूद कि वहां वो मुराद सईद बोल रहे हैं, उस वक्त फैसल वावडा थे मुंह चढ़े हुए कि ये लोग जो बात कर लें खान साहब का इशारा होता है और कैबिनेट में वही बात मानी जाती है। राणा साहब, वो एक लाडले वाली बात भी है कि उसका काफी नुकसान हो रहा है एक तरह से नून लीग को, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से खुद जो न्यू मैनिफेस्टो कमेटी है PMLN की, उनको स्पेशल हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो तासुर है ब्लू आइड पॉलिटिशियन का या फिर किंग्स पार्टी का, इसको दूर किया जाए। देखें, इस तासुर को अगर आप मनफी भी लें मस्बत भी लें, दोनों तरह से हैं। एक वो है जो किसी ने खबर लगाई, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। एक वो है जो तमाम सियासतदानों ने राब्ता दिया कि नवाज शरीफ चौथी दफा के वजीर आजम आ रहे हैं। तो आम आदमी जो आम वोटर है, सारे लोग किसी भी जमात के वर्कर नहीं होते, हामी नहीं होते, वो टिल्ट भी देखते हैं। उसका फायदा भी नवाज शरीफ को होने जा रहा है, जिसका नुकसान नहीं हो रहा। वो लाडले के तासुर पे बेशक एक खबर आ जाए, नवाज शरीफ अभी जो बातचीत हो रही है जिसको सियासी गठजोड़ कहते हैं, इसके बाद पब्लिक के जलसे भी हैं उनके। एक जलसा उनकी आमद पे उनकी पार्टी ने किया और एक वो अब शुरू करेंगे। वो हमें और आपको देखने होंगे कि वहां पे कैसा तासुर दोबारा बनता है जब वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, कंपेन करेंगे, मरियम नवाज करेंगी, उसमें आपको और हमें क्या रुझान नजर आता है। लिहाजा लाडले शाडले की कहानी ये चलती है और मेरे हिसाब किताब में पंजाब में और बाकी जगहों पे इसका तासुर कोई नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, अच्छा। आप अगर डिलीवर ना करें, वजीर आजम बन जाए, जैसे खान साहब के ऊपर था कि जी आप सिलेक्टेड हैं, आप डिलीवर करते, आप बुज़दार और महमूद ना देते,
पंजाब और केपी को गिराते नहीं तो शायद आपके लाडले और सिलेक्टेड होने पे कोई इतराज ना होता और लोग कहते हैं कि जी डिलीवर किया लोगों ने। जब आप काम नहीं करते ना तो फिर आपके ऊपर सारे ब्लेम आते हैं कि जी आपको सब कुछ लाया गया, बनाया गया और आप काम नहीं कर सके थे। यही अगली हुकूमत जो भी आ रही है उनके साथ भी होगा। अगर पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाती है और वो काम नहीं करते। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान का रुख किया जा रहा है, तो बीएपी के जो अरकान हैं वो नून लीग में वापसी इख्तियार कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से अरकान हैं ये बता दीजिएगा अगर आपको इतलात हैं। दूसरा, आईपीपी को हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स थे या जो भी काम करने वाले थे या फिर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नुमाइंदे और बाद में आ जाते हैं आईपीपी में, तो क्या समझते हैं आईपीपी फिर टफ टाइम देगी इलेक्शंस में? दो हिस्से हैं। बलूचिस्तान में कल तकरीबन आधी बीएपी नून में आ रही है नवाज शरीफ के साथ मिलने, जिसमें जाम कमाल समेत बहुत सारे जो अयाज सादिक के साथ पिछले हफ्ते आपको नजर भी आए वो कोयटा गए थे, वो लोग वापस कर रहे हैं। जाफर मंदूखेल नून लीग को लीड कर रहे हैं और इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। आधी बीएपी अपनी जगह पे मौजूद है जो खालिद बख्शी अब उसके सरबराह बने हैं, वो नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी अलायंस अनाउंस करने जा रही है और कल ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली शाम में। एक तरफ वो पीएमएलएन में लोग शामिल होंगे क्योंकि वो गए पीएमएलएन से थे। आपको और हमें पता है कि उस वक्त सनाउल्लाह ज़हरी ने रिजाइन किया और आजकल वो पीपल्स पार्टी में भी काफी लोग गए हैं। तो वफाकी सियासी जमातों का हर सूबे में होना ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप आइसोलेशन में भी नहीं है, ना आपका मुल्क आइसोलेशन में है, ना आपकी जो छोटी जमातें हैं वो अलग से इलेक्शन लड़ रही हैं, बल्कि मुख्तलिफ कौमी धारे की जमातों के साथ लड़ रही हैं। तो यही मजबूत वफाक भी बनाता है और एक तासुर भी इलेक्शन का बनेगा, ये कोई नहीं है। दूसरे आईपीपी में आप देखें वहाँ है इलेक्टेबल्स, उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो फारिग लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो पीटीआई का वोटर है वो नहीं जाएगा, उसको तो इमरान खान को वोट करना है। उनके कैंडिडेट जितने मौजूद होंगे, जितने ताकतवर होंगे, कमजोर होंगे, वोटर को आपको 8 फरवरी का दिन चूंकि वोट डालने का है तो पोलिंग स्टेशन पर ले जाना ही एक, लोग इसको समझते हैं 70% आर्ट ये है कि आप ये आखिरी 2 दिन यानी ट्रांसपोर्टेशन हो और आप वोटरों को लेके पोलिंग स्टेशन राना साहब, तरीके के खिलाफ जो कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं वो भी सबके सामने हैं, तो पीटीआई इस वक्त निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। पीटीआई के ये इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं और ये भी बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्योंकि ये भी उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलखसूस कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीटीआई के ऊपर तो यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने 9 मई को खुद खोई। वो सियासी जमात से ज़्यादा उनके लोगों ने, उनके लीडर्स ने जो हमले किए पाकिस्तान की स्टेट पे, उसका जवाब स्टेट दे रही है। ये आपको भी मैं स्टेट जवाब दे रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो वो उनके साथ मामला ठीक कर लेंगे तो उनको सब कुछ ठीक मिल जाएगा। अगर वो धमकी लगाएंगे कि अगर मुझे कोई पकड़े गए कमांडोज और मैं कंटोनमेंट में मेरे लोग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो फिर इनका जवाब उनको आपस में लेना देना। ये प्यार मोहब्बत लाड आपस में बिगड़ा है, आपस में जवाब दें। ये सब जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड है वो है नून का कहना और एस्टेब्लिशमेंट को सुनाना कि हमें सिंध में न छेड़ें, क्योंकि वो आईपीपी बन गई, एक तरफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, बीएपी नून के साथ जा रही है। तो वो जो वजीर आजम बिलावल का ख्वाब था वो फिलहाल तो मुझे पूरा होता हुआ इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा, इसलिए उनकी नाराजगियां भी बनती हैं। उनको जो सिंध में वजीर आला हैं वो उनके हैं, लेकिन कैबिनेट उनके साथ नहीं चल रही। उस सिस्टम को जो 15 साल से बना हुआ था उसमें कुछ दरारें डाली गई हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको पता है वजीर खजाना यूनुस टागा को बदल के रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया, निकाल नहीं सके चीफ मिनिस्टर उन्हें, और वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं कि कहीं सिंध के लोगों को भी तो कुछ तरक्की का रास्ता मिलना चाहिए। वो ख्वाब पूरा नहीं होगा बिलावल भुट्टो का, तो क्या समझते हैं जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं आपके तज्जिए के मुताबिक, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से खुद से फॉलो करते हैं, तो जो अभी वज़ीर आज़म बनेंगे चौथे, वो नवाज शरीफ बनने जा रहे चौथी दफ़ा? देखें, अगर नवाज शरीफ को बनना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2 केसेस में उनको बरी करना है, और हो सकता है इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते में, मतलब इलेक्शनों के कागजात से पहले पहले उनकी अपीलें लगनी है। और मेरी राय में देखें, एवन फील्ड में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और जिस दिन बरी कर रही थी हाई कोर्ट तो उनसे पूछा गया था कि नैब से कि क्या आपके पास नवाज शरीफ के खिलाफ भी सबूत मौजूद है, तो उन्होंने कहा था नहीं है। तो जब नहीं है तो नैब अगर नया सबूत ले आएगा तो बात और हो जाएगी, वरना तो कुछ नहीं नैब की तरफ से नजर आ रहा। और दूसरा है अल अजीजिया, जिसमें जज ने कन्फेस किया था कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे एक वीडियो दिखा के पुरानी मुझे ब्लैकमेल किया गया। वो वीडियो यूके में फॉरेंसिक में ओके हुई और एक टीवी चैनल को जुर्माना हुआ, लेकिन यहाँ पे उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फैसला
जज का भी और इन सब चीजों का अपील में किया जाएगा। तो मुझे नहीं नवाज लगता शरीफ कि के ऊपर दोनों जो केस दो ठहरेंगे। मुकदमात हैं उनका तो फैसला क्या आता है, उस हवाले से सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकेगी। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तफसीली तज्जिया दिया। हम यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद दिलचस्प स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम जिक्र करने लगे हैं ख्वाबों का। वाह 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 वाह, ये तो मेरा फेवरेट सेगमेंट है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का फेवरेट सेगमेंट होगा। पाकिस्तान की जो डिशेस हैं डिफरेंट कल्चर्स की, उनका हम जिक्र करते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे बिरयानी का। और बिरयानी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको बिरयानी नहीं पसंद। मोस्टली लोग बिरयानी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी फेवरेट होती है। वैसे शहरबानो किस इलाके की बिरयानी आज आप खिला रही हैं? आज कराची बिरयानी की बात करने जा रही हूँ। और पता है ये बड़ी बहस चलती है कि बिरयानी कराची की अच्छी है और लाहौर ये कहते हैं कि बिरयानी पंजाब की और लाहौर की अच्छी है। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है नाज़ी शयाज ने। वो रिपोर्ट देखते हैं जी। शहरे कराची और बिरयानी का साथ तो चोली दामन का है। जो भी कराची आया वो यहाँ की इस बेहतरीन डिश की तारीफ किए बगैर न रह सका। कराची की बेहतरीन बिरयानी का जायका चखना हो तो फिर चलिए ओल्ड सिटी एरिया में। यहाँ बिरयानी की सबसे पुरानी दुकान के मालिक कहते हैं कि उनकी दुकान पर दूर दूर से लोग बिरयानी खाने आते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके खालिस मसाले हैं। हमारे अपने स्पेशल मसाले होते हैं और लोगों की मोहब्बत, और अल्लाह पाक ने इतना करम किया और आप आवाम देख सकते हो, रश आप चेक कर सकते हो। यही नहीं बल्कि यहाँ बिरयानी खाने वाले भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। जी एक अच्छी बिरयानी है कराची की, वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी में से ये एक बिरयानी है। और ये मतलब हर तरह के लोग खा सकते हैं, जिनको स्पाइसी चाहिए वो भी खा सकते हैं, जिनको नॉर्मल खानी है या जिनको एक बिल्कुल ही सादे चावल खाना है वो भी खा सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी बिरयानी है। ये यार बहुत टेस्टी है, हम लोग 3.5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत टेस्टी है। यहाँ आने वाले कहते हैं कि बिरयानी में मसालों का तनासुब जायके को 4 चांद लगा देता है। तो जी कराची की बिरयानी आपने देखी, फिलहाल तो देख ही सकते हैं, और देख के मुंह में पानी आ गया। अभी मैं शहरबानो से ये पूछ रहा था रिपोर्ट के दौरान कि शहरबानो आपने तो लाहौर की बिरयानी भी खाई है और कराची की बिरयानी भी खाई है, तो एक्सपर्ट एडवाइस कौन सी बिरयानी ज्यादा अच्छी है? कराची की बिरयानी। हालांकि मैं पंजाब से हूँ, लेकिन कराची के आप किसी ढाबे पे बैठ के भी बिरयानी खाएं, आपको उसका मजा आ जाता है। बहुत अच्छी बिरयानी होती है और कराची की बिरयानी थोड़ी डिफरेंट होती है। सो हमारी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, उसका एक अलग टेस्ट है। बट हाँ, कराची थोड़ी सी ऊपर। लेकिन ये कराची नसीब की बात नहीं करी मैं, वो वहाँ पे और बिरयानी, हाँ, उनकी डिफरेंट स्टाइल की कराची बिरयानी होती है। तो अब बिरयानी के साथ मुंह में आ चुका है पानी और आई थिंक हमें लेना होगा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और बड़ा अहम सेगमेंट हमारा आ गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, मारूफ अदाकार हैं सुहेल असगर, जिनको मदाओं से बिछड़े 2 साल बीत गए और उनकी यादें ताज़ा करने के लिए हमारे साथ उनके रफ़ीक, उनके दोस्त, जिन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा चंक, अपना एक बड़ा हिस्सा अपने दोस्त के साथ गुजारा, और कई इंटरेस्टिंग यादें हैं जो हम आज उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब। उनका अगर जिक्र करें तो वो अपनी मिसाल आप हैं। वो एक लेजेंड अदाकार हैं जिन्होंने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फनकाराना सलाहियतों को इस अंदाज में मनवाया कि जब भी किसी मुश्किल तरीन किरदार के लिए अदाकार के इंतखाब की बात होती तो पहला नाम राशिद महमूद का ही लिया जाता। राशिद महमूद वो हैं जो सुहेल असगर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनका जो फ़नी सफ़र है वो एक साथ गुजरा। रेडियो पाकिस्तान से ही वो एक दूसरे के साथ रहे, इतने करीब हो गए कि सुहेल असगर की वफ़ात तक दोनों की दोस्ती बरकरार रही। तो सुहेल असगर की ज़िंदगी पर आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। अब उसके बारे में मज़ीद जानेंगे हम राशिद महमूद साहब से, जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि हमारे चैनल्स पे भी अच्छी रिवायत कम से कम अभी बाकी है। थैंक यू। जो कौमें अपने लेजेंड्स को भूल जाती है ना, उन कौमों को भी लोग भूल जाया करते हैं। तो पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे उस फनकार को याद रखा हुआ है अभी तक। सुहेल अहमद से मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात
उस वक्त हुई जब इसका इस टीवी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था। बड़ी कई दहाइयों पहले की बात है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट था जिसमें मैं, मोहम्मद कवी खान साहब जमील फखरी, हम तीनों को क्या बात। गेस्ट थे उस प्रोग्राम। और वहाँ जब हम गए तो उस प्रोग्राम का जो सारे इंचार्ज जिसने प्लान किया था वो शौकत जाहिदी साहब थे। सुहेल असगर उनकी उस टीम में शामिल थे। उनका था, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसका ये बड़ा अदब एहतराम करते थे। तो सुहेल की ग्रूमिंग जो है, मेरी पहली मुलाकात वहाँ से हुई। ठीक। और चूंकि रेडियो जो है ना, जिसकी ट्रेनिंग वहाँ हुई है, उसको सबसे पहला जो प्लस पॉइंट मिलता है कि रेडियो जो है वो आपको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता है। और जो फर्द लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना हो जाता है उसको फिर लफ्ज़ों का हुनर भी रब अता कर देता है। क्या बात। और फिर रेडियो जो है वेरिएशंस ज़िंदगी की जो है, जिस कदर सॉलिड वहाँ आपकी ग्रूम होती हैं वो और किसी दूसरे मीडियम पे नहीं। राशिद साहब, वैसे सुहेल असगर साहब की अदाकारी तो सभी ने देखी है। वो एक्टर कैसे थे कोई शक ही नहीं उस पर। एज अ दोस्त वो कैसे थे? बड़ा कमिटेड, प्यार करने वाला शख्स था, बाअदब था, मोहब्बत करने वाला था अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने हल्का अहबाब से, सबसे। और बड़ा डाउन टू अर्थ, यानी मैंने नहीं कभी देखा कि वो कोई अनड्यू ख्वाब होता ना कि लोग अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के ख्वाब देखने। उसने ये सारे का सारा जो उसकी ज़िंदगी का सफ़र है वो मनवा के किया। उसने करके दिखाया। देखो बेटा, आप हमारे यहाँ मदारी भी राइज होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। जी हाँ। फोरग्राउंड में रखने के लिए एक गुलदस्ता भी तो रिक्वायर होता ना, जी। तो वो भी लोग सरवाइव करते हैं। असली वाला फनकार था वो। रेडियो ने उसको लफ्ज़ों की वेरिएशंस है और फिर लिंगुअल टिंचेस जो हैं। रेडियो में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि आपको सारे ऑडियोग्राफी के असरार और रुमूज जो है ना, वो आप सीखते हैं वहाँ। क्या बात। बोल्ड एक्टर था। राशिद साहब, आप सर खुद इतने लेजेंड एक्टर हैं। मुझे मैंने एनक वाले जिन में आपका किरदार देखा। मैंने बच्चों के भी किए और हर तरह के। नाग वन ऑफ द फेवरेट्स हम जो सबके फेवरेट पूरी है। फैमिली बैठ के देखा करती थी। जी हाँ। तो राशिद साहब, आपने चूंकि सुहेल साहब से काम किया, दोनों दोस्त भी अच्छे थे, फिर ऑब्वियसली जब कोई नया प्रोजेक्ट आता था उसका स्क्रिप्ट भी शेयर होता होगा, तो कभी लड़ाई हुई कि ये कैरेक्टर मैं करूंगा, या आप क्रिटिक करते हो? ये लड़ाई का जो जिस दौर में पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ अब होती है क्योंकि अब घुसपैठियों के हाथ में ये इंडस्ट्री आ गई हुई। उस वक्त जर्मन लोगों के हाथ में थी। और कास्टिंग जो है, यावर याद कहाँ से आएंगे, नुसरत ठाकुर कहाँ से आएगा, राशिद डार कहाँ से आएगा, शहजाद खलील कहाँ से आएगा, मोहसिन अली कहाँ से आएगा, कासिम पाशा कहाँ से आएगा, असगर नदीम सैयद कहाँ से आएगा, हसीना मोइन कहाँ से आएंगी, बजिया कहाँ से आएंगी, हमीद कश्मीरी कहाँ से आएंगे, मुन्नू भाई कहाँ से आएंगे, अमजद इस्लाम अमजद कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान की तो दे आर ऑल कमिटेड पर्सन, अपनी जमीन, अपनी रहता, अपने कल्चर से जुड़े हुए लोग थे। और जिंदगी की वो कहानियां वो क्रिएट करते थे जो हमारे अपने से ख्वाबों पे कहानियां उसमें नहीं थी। तो उस वक्त जो होता था, उस वक्त कास्टिंग सिफारिश से नहीं होती, टैलेंट पे होती थी। नो नेवर। वाह वाह वाह। अच्छा, एक तस्वीर है बड़ी यादगार आपकी, हमें तस्वीर मिली है सुहेल असगर साहब के साथ। अच्छा। तो हम वो दिखाना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को। ओह माय गॉड। और बड़े माशाल्लाह इसमें खूबसूरत और जवान नजर आ रहे हैं दोनों। तो ये कब की तस्वीर है, किस्सा बताएं। कई दहाइयों पहले की, बड़ी अच्छा। दहाइयों पहले। और कैसे लिया आप लोगों ने, कोई उस वक्त कोई यादगार दोस्त ने किस्सा? उतारी थी, उसी ने फिर मुझे भेजी है। अच्छा। एक मेरे दोस्त का शेर है, बिछड़े लोगों की याद आती है, हाँ। बिछड़े लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। सुहेल से मेरी हमारे रेडियो पे एक
साउंड इफेक्ट मैन हुआ करते थे और हम उनको अपने उस्तादों ही में शुमार करते हैं, अल्ताफुर रहमान साहब, जी अल्लाह करी के रहमत। अब देखिए कैसी बात है, जिन जिन के मैंने अब तक नाम जिक्र लिए उनमें किए। से मोस्टली है ही नहीं। हम भी कल चले जाएंगे, हम भी बिल्कुल कोई और बैठा तस्करा अल्लाह कर आपको रहा सलामत अल्लाह रखे। आपको तो तरक्की दे रहा। सोहेल असगर से जब मुलाकात हुई उसके बाद ये एक सोहेल असगर का जो वहाँ का हल्का है मुल्तान का, मुल्तान में उस दौर में एक तो मैंने शौकत ज़ादी साहब का नाम लिया, ये मोस्टली गिलानी साहब, ये सारे के सारे मेरे लाडलों में से हैं और हमने सबने बहुत काम किया। एक वहाँ पुराना उनका अनवर जट हुआ करते थे, ठीक फिर वहाँ का एक बहुत अच्छा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसे भी मिला हुआ है, कैसर नकवी, बहुत जी। अच्छा आर्टिस्ट और आउटस्टैंडिंग ब्रॉडकास्टर, वो भी मेरे यारों में। वहाँ के दानश्वरों से भी मेरी एक न्याजमंदी और एक एफिलेशन रही है। असलम अंसारी साहब, असलम और दूसरे कौलसरी साहब, अल्लाह की रहमत करे, फिर अरशद सिद्दीकी, ये मुझे आसानियाँ अपने अब्बा की वजह से थी कि चूँकि ये हल्का लिटरेरी जो Literary, था बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी था, तो मैं ऐसे लोगों से किसी न किसी शक्ल में खुद उनके पास जाके बैठते थे। हो जाएगा। वैसे राशिद साहब, हमने आपकी और सोहेल साहब की एक यादगार तस्वीर तो दिखाई, आपका एक छोटा सा एक्ट भी हमारे पास मौजूद है। एक अच्छा, मुझे मिसाल- याद ही नहीं है मैंने कौन से ड्रामे किस किस को याद है, हम पता नहीं। इतना काम अच्छा, किया माशाल्लाह। अच्छा, व्यूअर्स को भी play वो for me। दिखाते हैं क्लिप, फिर हम चाहेंगे कि उसके मुतालिक भी हम बात हाँ, करें। जरूर, तो पहले वो जरूर, क्लिप देखते जरूर, हैं। जरूर। बहुत खूबसूरत बहुत एक्टिंग, खूबसूरत scene, कमाल, राशिद अब साहब। देखो ना बेटा, पहला जो ड्रामा है जो script इन्वॉल्व है, हो जाना। पहले तो मैं इमोशनल हो गया इसको देख के, बड़ा याद आता है। कराची वाची जाता हूँ तो मैं बड़ा भीड़े वीड़े मुझे अच्छी नहीं लगी, हालांकि सारी जिंदगी भीड़े मेरे इर्द गिर्द ही रही और वो नहीं मिला जिसको मैं ढूंढने निकला था। वाह वाह। हाय, तो चंद लोग थे जिनसे अब वहाँ गए तो हमारी हेलो हाय भी होती, कभी कभार हमारी मुलाकात भी हो, कभी ये कहीं काम कर रहे हैं तो मुझे वक्त मिला तो मैं, तो ये भी मेरे पास आ जाए। कराची में जिन लोगों से मेरी, इससे तो खैर मेरी ज़िंदगी, दूसरा शबीर जान है जिससे मेरी फ्रैंकनेस है, हाँ, वो तो बल्कि मेरी सहेली है। वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। ओ यस, ओ यस। बाकी अभी सब मेरे अपने हैं, लेकिन वो होते ना जिनसे थोड़ी सी आपकी एक बेतकल्लुफी होती है, तो सारे ही अदरवाइज सारे के सर, अभी सारे। की जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी एक्टिंग को और वहाँ पे आप क्या चीज़ें देख रहे हैं जो आप समझते हैं कि उसकी कमी है? देखो बेटा, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मसला पता क्या है, जी पहला जो हमारा आज भी जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे पिछले ड्रामे का और इस लम्हा मौजूद में जो ड्रामा आर्टिस्टों का भी, तेजी जो है ना वो इंसान की जबिलत है। जो जो फर्द अपनी स्किल अपने अंदर जब डिस्कवर कर लेते हैं जी हाँ, तो वो फिर एक टारगेट बनाते हैं। पहली शर्त है उस स्किल को अपने अंदर, अगर आपके अंदर वो एक क्रिज्मा है ही नहीं और आप इस शोबे कैसे में कर निकल सकते पड़े हो, तो अगर वो रब ने वो अंदर स्टैटिक ही नहीं रखी हुई तो मुझे स्टीवन स्पीलबर्ग आपसे कुछ निकाल के दिखा दे। क्रिएटिव आदमी में और खरादिये में फर्क है, इंजीनियर में और उसमें। खरादिया जो है वो भी इंजन जोड़ के दे देता है, जी हाँ, मुझे उसके उस काम पे कोई शक नहीं। पोटेंशियल पे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता नई चीज जो है वो कोई इंजीनियर ही बनाएगा, इंजीनियर ही कोई क्रिएटर ही। खरादिये उसकी के पास चीज हम को कुछ ठीक कर टूल सकते देते हैं यार, वो एज इट इज बना के दे दे, ये भी उसका फन है। इसके लिए सबसे पहली चीज जो है कि आपके अंदर वो स्किल अगर है तो उसके बाद आप एक टारगेट बनाते। जी मुसीबत ये हुई है कि मोस्टली अब स्किल डिस्कवर किए बगैर तेजियों से दौड़ लगी हुई है। राशिद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि तख्लीक करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का दिमाग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन राशिद साहब एक ख़ास एनवायरनमेंट भी चाहिए। अभी आपको लगता है कि हमारी जो मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री है, कुछ ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, वो बहुत फेमस भी हुए हैं, और लेकिन हम जब माजी के साथ इसको कंपेयर करें, बिलखसूस अपनी मूवीज़ को, जब उर्दू मूवीज़ बना करती थी, नदीम साहब की जब बना करती थी, बड़ी खूबसूरत मूवीज़ होती थी, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रिप्ट, एक्टर्स, अब वो उस तरह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हमें नज़र नहीं आती। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे ड्रामा बने, भी नहीं नजर आ रहा बेटा वैसा। तो कोई इन्वायरमेंट की कमी है? साइंसदान स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, साइंसदान नए नए कॉन्फ्लिक्ट इजाद हो रहे।
हमारा ड्रामा जो था वो हमारे कल्चर से, हमारी रहतल से, हमारी अकदार से, हमारी ज़मीन से और हमारी ह्यूमन साइकी से रिलेटेड था। एग्जैक्टली। अब वो पता नहीं किस प्लेनेट के सेंटिमेंट्स हैं। मेरा रिलीजन जो है, बीइंग ए मुस्लिम, आप भी सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि इससे ज़्यादा आसानियाँ किसी दूसरे रिलीजन में नहीं। बिल्कुल, बेशक। लेकिन वो सारी की सारी आज़ादियाँ जो हैं वो मादर पिता आज़ादियाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राइटर उगे, मैं हैरान होता हूँ कि घरों की फैमिली, हमारा ड्रामा जो था पूरा फैमिली बैठ के देखा करती। अब इस तरह के स्क्रिप्ट होते तलाकों में नहीं देख सकते। ऐसे ही है। हमें शर्म आती है अपने। एक दौर था जब हमारे ड्रामों की लाइक मिसालें दी जाती थी। हमसाया ममालिक भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक्टर्स को बकायदा ट्रेनिंग के लिए अरे बेटा, इजाद हमने किया है इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामे के मूजद पाकिस्तान है जी। उनसे उन्होंने बैकग्राउंड में सीख लिया उन्होंने। हम याद तो बहुत छोटे छोटे हो गए, छतों पे चढ़ के यूं बांस घुमा घुमा के तो हम इंटीने के बस ठीक है तो एक फीके फीके गाने लगते थे, कुछ नहीं होता था वहाँ। जिंदगी जो है वो जैद मुसलसल है और तादमे मर्ग ये सफर जो है ये जारी रहना, खत्म नहीं होना। ठीक, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं? इसकी जिम्मेदारी उन इकोनॉमिकल इंसेंटिव के जो लोग हैं उन पे। मेरे मुल्क की सारी खराबियां आज तक के हर रूट पे जो हुई है वो सिर्फ ये हुई है कि हमने अपने टारगेट जो है उसको इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे राशिद साहब, आप लेजेंड हैं सर, आप यूनिवर्सिटी हैं, आपके साथ तो जितने वक्त गुफ्तगू की जाए उतना कम है। इतने टॉपिक्स और इतने सवालात ज़हन में आते हैं। हम ये चाहेंगे कि फिलवक्त चूंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि इस जवानी का राज क्या है हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं। देखो मैंने ये बाल स्पेशली, मैंने बेटा अपने अब्बा का नाम लिया ना, नाजिश कश्मीरी, कास्ट वाइज कश्मीरी हैं हम, तो इसीलिए और असली वाले हैं, सुन लो ना। लेकिन मैं अपने खानदान में बैठ के खाना नहीं खाता। क्या वजह? ज्यादा नहीं खाते आप? हमारे कश्मीरी में पता क्या, उसकी 1 लाख रुपए इनकम है ना, तो 80,000 की रोटी खाते हैं उसके बच्चे। माशाल्लाह से खाते पीते घर से आप। मेरे बेटा ये है, मैं चूंकि सारी जिंदगी मेरी इस शोबिज़ में अंग्रेजी और उर्दू के सफर में गुजर गई। क्या बात। तो उसमें मैं सिर्फ इतना सा खाना खाता हूँ जिससे मैं मर ना, जीने के लिए जो मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ। यानी इस फिटनेस का राज ये है कि आप अपनी जो हेल्थ है वो इस तरह ख्याल रखते हैं कि आप अपनी डाइट जो है बड़ी बैलेंस रखी, और आप एक्सरसाइज भी करते हैं? करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ। क्या बात है। फिर कुछ जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें मैंने इतनी जॉगिंग की कि वो मेरा स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया। जबरदस्त। लेकिन मैं उसके बावजूद जॉगिंग करता हूँ। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे एक साथी मोहब्बत करने वाले हमारी तरफ से ट्रिब्यूट था और उनके लिए भी। और आप बहुत बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ये वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमें लेना होगा एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द प्रोग्राम। जब भी ख्वाजा सरा का जिक्र होता है तो जहन में जो पहला नक्श उभरता है नाजरीन वो एक मजलूम तबके का है जिन्हें हमेशा मुआशरे की तरफ से हकारत का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब ये तबका तमाम तर महरूमियों के बावजूद ना सिर्फ तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहा है बल्कि अहम सरकारी ओहदों पर भी खुद को मनवा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जो महकमा पुलिस में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं ज़नाया चौधरी की, जो इस वक्त सुनो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़नाया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत। अच्छा ज़नाया, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना देखा गया है ख्वाजा सरा को, और उनको बनाया भी जाता है, मुश्किलात से भरी ज़िंदगी दिखाई जाती है। एक तो ये बताएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, और यहाँ जहाँ तक आप पहुँची हैं आपने एक मतलब इसे रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो कितनी मुश्किलात से गुजर कर आपको आना पड़ा? काफ़ी मुश्किलात रही, स्पेशली अगर हम लोग स्ट्रगल वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फैमिली की आ जाते हैं कि किस तरह से बैरियर्स होते हैं और आप उसको किस तरह से तोड़ते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, सोसाइटी प्रेशर और उन सारी चीज़ों के साथ साथ फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो लाइक टीचर्स का जो बिहेवियर होता है विद द स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स टोटली डिफरेंट विद द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। और एडमिशन में कोई मुश्किलात आती हैं?
बिल्कुल अभी 2018 से पहले तो जो जितने भी ट्रांसजेंडर ख्वाजा अफराद होते हैं उन सब लोगों को मेल या फीमेल बॉक्स में जाना पड़ रहा था, लेकिन आफ्टर 2018 के बाद जो उनसे वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और एक्सेप्टेंस हो गई है, ट्रांसजेंडर पर्सन एग्जैक्टली आईडी कार्ड्स वगैरह हो गए हैं, प्रॉपर कॉलम एक हम लोगों के पास अलग से एक जनरेट हो चुका है थर्ड जो उनसे जेंडर का, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल जी। ज़नाया, आप चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आप एग्जैक्टली आपकी जॉब क्या है और फिर इस डेजिग्नेशन तक पहुंचने का जो आपका सफ़र है वो कैसा था? वेरी गुड क्वेश्चन। आई रियली वांट टू एलैबोरेट लाइक मेरी जॉब से रिलेटेड ही, क्योंकि लोग अक्सर और चीज़ों में भी जा रहे होते हैं। एक्चुअली पंजाब पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किए गए हैं पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सनस को अपॉइंट किया गया। अगर अब मैं जॉब के अपनी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताऊं, तो जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन से ऐसे अफराद हैं। बिल्कुल, तो ऐसे अफराद जो कि ख्वाजा सारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर डेफ एंड डम है, ब्लाइंड पर्सनस हैं, विद ऑल दैट जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, बेगर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनको वायलेंस का शिकार वो जो होती हैं, रेप विक्टिम होती हैं, या फिर उसके साथ साथ हरासमेंट हो रही होती है, बेशक वो कॉलेज में हो रही हो, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार होती हैं ख़वातीन। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम क्रिमिनल ऑफेंस नहीं देख रहे, बल्कि इसके साथ साथ हम हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसमें उनको हेल्प। डू यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ अभी इस डेजिग्नेशन पर पहुंच के? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और पहले मैं सोचती भी थी कि पुलिस वगैरह में हम लोगों की भी कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए और मुझे उसका पार्ट होना चाहिए। मैं एक्चुअली जब टीवी में हम देखते हैं ना, जिस तरह से एक स्पेशली हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो एक यूनिफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर एक नज़र आ रहे होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ लग रही होती है। वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड तो पहुंच गए माशाल्लाह से जी। अब ये बताएं कि आगे अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करने का सोचा? अभी तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, और मैं खुद से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी बल्कि आना चाह रही हूँ कि फ्यूचर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस के अंदर भी जो ट्रांसजेंडर पर्सनस को प्रॉपर्ली उनको उसमें होना चाहिए और खुद उन लोगों को इलेक्शन लड़ने चाहिए। सही। क्योंकि आई थिंक कि जब तक आप अपनी आवाज़ खुद से बुलंद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और आज हम लोगों को पंजाब पुलिस में जो शमूलियत इख्तियार करवाई गई है, स्पेशली IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, इसके साथ साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनकी कोशिश की वजह से आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब तक इंटरेक्शन होगा सोसाइटी की, और इंटरेक्शन वो इसी तरह से होगा जब हम अपनी किसी भी जो पोस्ट है उसके ऊपर हम लोग हों और लोगों को फैसिलिटेट करें। अच्छा ज़नाया, ये बताइएगा कि अभी जिस प्रोफेशन में आप हैं और जो जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, कभी आपने सोचा था, कोई एम बनाया था लाइफ में कि मैंने ये काम करना है और इसके लिए मैंने बस मेहनत करनी है दिन रात? अच्छा, ऐसा सच मेरा वैसे जो सोशल वर्क में थी, एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर काम करी थी, पीस बिल्डिंग के ऊपर काम करी थी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तो काफ़ी काम चल ही रहा था, लेकिन मैंने ऐसा इस तरह नहीं सोचा था कि एक दिन वाकई मैं मतलब एक ऐसी पोजीशन पे होंगी एक जिस पे मतलब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको तो कम्युनिटी को भी देखना है, कम्युनिटी की सोसाइटी तरफ से तो आपको बड़ी इस पे शाबाशी मिली होगी कि आप यहाँ तक पहुँच गई और बड़ी खुशी का इजहार किया होगा उन्होंने। फैमिली की सपोर्ट आपको मिली इस सारी सिचुएशन में? फैमिली जो कम्युनिटी वाइज क्योंकि आपका क्वेश्चन है, तो कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट रही और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, स्पेशली मेरे गुरु जो हैं उनकी तरफ से भी, और लाइक ऑल ओवर द हिजरा कल्चर। और विद ऑल दैट, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, तो कुछ है कुछ नहीं है, और आई थिंक कि जो ये स्ट्रगलिंग फेस होता है स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर ख्वाजा सारा कम्युनिटी, वो शायद ख़त्म ही नहीं होता, वो शायद सारी ज़िंदगी जब तक उनकी डेथ नहीं होती, क्योंकि मैं तो आज तक यही देखती आई हूँ कि बहुत मुश्किल जो होती हैं चीज़ें जो उनसे वो बेहतर हो रही होती है। होनी चाहिए हमने जो है बड़ी अच्छी बात है, आपने जो टैबूज हैं उनको तोड़ा है, एक नई मिसाल आपने कायम की है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अब देयर इज़ अ डार्क एस्पेक्ट ऑल्सो, इसी कम्युनिटी के साथ कुछ और मामलात भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली लोग भी जानते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप उनको उनकी उसकी रोकथाम के लिए बिलखसूस और अपनी कम्युनिटी के लोगों को बूस्ट अप करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही हैं? कोई इस तरह से जो हुकूमत की जानिब से एफर्ट्स की जा रही हैं वो इनफ हैं? एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है? वर्क प्लेसेस पे आप लोगों को कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो पॉलिसीज़ हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट,
किसी भी किस्म की आपको पॉलिसीज़ को रिवाइज होना पड़ेगा और प्रॉपर्ली उसमें मेंशन होनी चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोगों की, तो उसमें प्रॉपर्ली आप उसको उनको करना पड़ेगा। और जो उनसे हरासमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। लेकिन जो कि आपने ये भी पूछा कि कम्युनिटी के लिए वाइज किस तरह से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, वनरेबल कम्युनिटीज़ से जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग अब्यूज़र थे और वो उनको हम लोगों ने रिहैब करके उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको हम लोगों ने हेल्प आउट किया है। अच्छा ज़नाया, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। जी। हम अक्सर देखते हैं जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ये बहुत पीछे नज़र आती है, तो क्या वजह है इसके पीछे? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती और एक अलग से टैबू कर दिया जाता है आपके जेंडर को लेके। तो आई थिंक के काम को देखना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि वो, और आप उनको किस तरह से पॉलिश करके चीज़ों को किस तरह से आप आगे लेके आ सकते हैं। ख्वाजा सरा की जानिब से भी तो कोई एस्पेक्ट होगा ना कि आप देखें, आपने मेहनत की, आपने हिम्मत की, आपको आगे चांस मिल गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी कम्युनिटी को? कम्युनिटी को तो मैं सीरियसली मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, बेशक आपको सैलरी थोड़ी कम भी मिल रही हो, लेकिन आपको एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको विद द टाइम हो जाती हैं, अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो प्लीज़ उसको अवेल करें और चीज़ों में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया ज़नाया चौधरी, आपने अपना वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आप एक सक्सेस स्टोरी है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की जानिब से भी इनिशिएटिव है कि जो आपकी बिलखसूस कम्युनिटी है उन्हें एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जो है जॉब ऑफर्स किए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये ट्रेंड सेटर्स है, ट्रेंड चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। और आप मिसाल हैं आप कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन, तमाम ख़वातीन के लिए। अगर आप मेहनत करें, अगर आप हिम्मत करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी आपके पास आ सकती है, आप पे कदम चूम सकती है। तो अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम आपको पंजाबी ज़बान के लहजे सराइकी में पुर असर कलाम के खालिक नामवर शायर शाकिर शुजा आबादी के हवाले से एक अहम खबर बताते हैं कि उन्हें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से उनकी खिदमात के तरफ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया है। ये डिग्री गवर्नर पंजाब मियां मलिकुर रहमान के हाथों से दी गई। गवर्नर पंजाब ने जामिया के इस अमर को सराहते हुए पाकिस्तान में एजाज़ी इसनाद नवाजने के रुझान को फ़रोग देने पर भी जोर दिया है। शाकिर शुजा आबादी वसेब का ऐसा शायर है जिसके कलाम में सिर्फ दर्द ही दर्द नजर आता है, बल्कि उम्मीद के साथ वो दुआ की तलकीन भी साथ ही करते हैं। शाकिर शुजा आबादी जो हैं वो बोल नहीं सकते पर उनकी आवाज़ जहान सुनता है। वो चल नहीं सकते मगर शायरी की जो उड़न तश्तरी पर सवार होकर वो करोड़ों दिलों में महवर होकर प्रवास करते हैं। जी बिल्कुल, शाकिर शुजा आबादी वसेब का एक ऐसा नाम है कि जिस पर कोई दूसरा नाम नहीं आ सकता। इनको एजाज़ी डिग्री पूरे वसेब के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। तो ये भी सुनो पाकिस्तान की जानिब से एक ट्रिब्यूट इनके लिए, यकीनन एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम कि इनको एक एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया है। और वो जो तकरीब हुई बिलखसूस उसकी तस्वीर आप सुनो पाकिस्तान की इस टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वसेब का बहुत बड़ा नाम। और नाजरीन, अब हम चूँकि प्रोग्राम हमारा आखिरी जो इख्तितामी हमारे मराहिल उसमें दाखिल हो चुका है, तो जब हम इनकी जानिब बढ़ रहे हैं तो बात करेंगे हम दुनिया को बदलने की। तो जब दुनिया को बदलने की बात करते हैं उसमें बड़ा ही ज़रूरी पहलू है खुद को बदलना। तो पहले खुद को बदलना फिर दुनिया को बदलना। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी की इब्तिदा एक सोच से ही हुई है और अजीम लोगों को मुनफरिद बनाने वाली ताकत का नाम भी एक सोच ही है। तो सोच की अपनी कोई दरअसल हकीकत नहीं होती है, क्योंकि हर शख्स की एक ही वाक़े के हवाले से सोच मुख्तलिफ होती है, फिर हर सोच एक हकीकत को जन्म देती है। तो आपके तमाम हालात आपकी सोच के मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जो शख्स कामयाबी और खुशहाली का नहीं सोचता वो उसे हासिल भी नहीं कर सकता। अच्छा सोचने वालों की हमेशा से दुनिया को ज़रूरत रही है। कामयाब सोच का मालिक कभी किसी का गुलाम नहीं रह सकता। अच्छा सोचने वाले अपने मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती है जिससे वो तसव्वुरात कायम करते हैं। और हमेशा ज़िंदगी की उम्मीद को वो इसी नज़र से देखते हैं कि अगर वो मुस्तकबिल में कामयाब होना चाहते हैं तो पुरुमीद रहना होगा। अच्छा सोचने वाले कभी भी अपने आप को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ते, बल्कि वो खुद एक पॉजिटिविटी की दीवार अपने पास लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मैंने इसको खुद पार करना है। और वो चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते, वो किसी को धोखा नहीं देते। और अगर हम बात करें हिटलर की, तो हिटलर की जानिब से भी ये कहा गया था कि हम जैसे हुक्मरान लोगों पर अपनी हुकूमत इसीलिए कायम करते हैं कि लोग अपनी सोच नहीं रखते,
जो अपनी सोच कायम कर लेते हैं उन पर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। वो किसी के गुलाम नहीं रह सकते, बल्कि वो अपने ऊपर खुद हुकूमत करते हैं। अगर इंसान खुद को बदल ले तो वो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यानी आप किसी को तब बदलेंगे, आप दुनिया को तब बदलेंगे अगर आप अपने आप को, अपने अंदर को सबसे पहले बड़ी बदलेंगे। खूबसूरत बात है ये। और दो वैसे थेरीज हैं, अगर मैं थोड़ा सा वो भी इसके साथ रिलेट करूं। एक आता है जी कंपाउंड इफेक्ट और एक होता है जी चेन रिएक्शन। चेन इफेक्ट भी उसे कह सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट ये है शहर बानो कि अगर हम इनफरादी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर छोटी छोटी हैबिट्स इस तरह की अपना लें कि जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हैं, जो आपको मुस्बत सोच दे रही हैं, जो आपको पॉजिटिव रख रही हैं, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इतना लंबा सफर बीत गया और आप एक मुस्बत शख्सियत में बदल चुके हैं। और फिर साथ ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फिर आप वो पॉजिटिविटी, आप वो मुस्बत सोच हमने अक्सर अपनी ये जगह तो लोगों को कहते सुना है अजीम कि जो है ना सोच अच्छी रखें। और जैसे कि हिटलर की बात यह है कि हम इसलिए इस तरह के हुक्मरान इसलिए आते हैं कि वो दूसरों की सोच पैदा कर सकें, उनको सोच दे सकें। तो सोच ये सबसे बेहतर ये है कि आप खुद ही सोचें। आप सबसे पहले अपने आप को मुआवजा करें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, पॉजिटिवली यहाँ इस चीज़ को लेकर चलें। पॉजिटिविटी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल नाकाम है, नाकारा है और नाउमीद है। तो नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, नाउमीदी कुफ्र है। और दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलें। हमारा आज का मैसेज जो है वो सिर्फ ये है कि खुद को बदल लें और दुनिया को बाद में बदलें। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम भी अब खत्म हो चुका है। तो आई होप कि आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मजीद इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के साथ, दिलचस्प कहानियों के साथ। तो कल तक आप ही मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।